क्या है हमारे पास वायरसेस। अब हम डिस्कस करेंगे सारी की सारी माइक्रो के अंदर वायरोलॉजी को, जितने इसमें कवर हुए वीडियो में इंशाल्लाह हम करेंगे जी। सबसे पहले आ गया हर्पीस वायरस। हर्पीस वायरस का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। इसमें हर्पीस वायरस टाइप 1 आ जाता है, टाइप 2 यूनिवर्सिटी क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट वायरोलॉजी में पूछा जाए तो इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है जनाब। अब इन दोनों में डिफरेंस मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। बाकी वेरिसेला जोस्टर भी इसके अंदर आता है, जिसने चिकन पॉक्स बनाने बॉडी में। इसको सिर्फ रीड करें, जब हम साइटोमेगालो वायरस पढ़ेंगे तब आप लोगों को इंशाल्लाह डन अच्छे से याद हो जाएगा। ईबी वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, जिसने मोनोन्यूक्लियसिस करवानी होती है, ठीक है जी। अच्छा, हर्पीस वायरस किस तरह का होता है? हर्पीस वायरस हमारे पास एक इन्वेलप, मैंने कहा डीएनए इन्वेलप्ड वायरसेस हैं, ठीक है। डीएनए इन्वेलप्ड वायरस है और साथ में अंदर इसके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। ये देखा आइकोसा जो है ना हेड्रल कोर है इसका सेंटर में, और बाहर जो है ना वो बिल्कुल इसका इन्वेलप्ड है, ठीक है जी। इन्वेलप हो गया, लार्ज हो गया, ये सारा स्ट्रक्चर आ गया हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का। एक बार आप लोगों को हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस ये देखें, ये इसका बाहर इन्वेलप है, अंदर ये बिल्कुल आइकोसा हेड्रल शेप में, और सेंटर में जो है ना वो आइकोसा हेड्रल के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट नज़र आ रहा है, ठीक है जनाब। अब इसमें हर्पीस वायरस का पता कैसे चलेगा? ये देखें जिस तरह के ब्लिस्टर्स बने होंगे हर्पीस वायरस के अंदर, इस तरह के रेड कलर के पॉस्चल्स बने होंगे लिप के ऊपर। मैं बताती हूँ कहाँ कहाँ, तो हम पता चलेगा जनाब। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ जाता है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 का और 2 का। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? सबसे पहले प्राइमरी लियन अगर अबव द एब्डोमेन और बिलो द एब्डोमेन हम चाहेंगे, अगर एब्डोमेन से ऊपर माउथ और फेस के ऊपर लियन आ रहा है तो हमने कहना हर्पीस वायरस टाइप 1 है, लेकिन अगर जेनिटल से ऊपर आ रहा है तो हर्पीस वायरस टाइप 2 आ गया, ठीक है जी। लेटेंसी, अब मैं बताती हूँ लेटेंसी क्या होती है, कि जो आफ्टर बाद में जो है ना इन्फेक्ट प्रेजेंट है पैथोजन बैक्टीरिया वगैरह, लेकिन वो इनएक्टिव स्टेट में है। प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद भी वो प्रेजेंट है लेकिन इनएक्टिवेट है, ठीक है जी। बाद में लेटेंसी पीरियड में इसने ट्राइजेमिनल गैंग्लिया को इफेक्ट करना है, लेकिन अगर ये सेंसरी गैंग्लिया को इफेक्ट करेगा, लाइक सैक्रल और लंबर रीजन के गैंग्लिया को करेगा, इफेक्ट करेगा, तो फिर हर्पीस टाइप सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस है। बार बार रिकरेंस इसमें बार बार होती जाएगी टाइप 1 के अंदर, लेकिन दोबारा होना, दोबारा एक से चीज़ से गुजर गया वो दोबारा आए बॉडी में, तो इसकी रिकरेंस थोड़ी कम है। न्यूनेटल रिस्क याद रखना है हमेशा टाइप 2 के अंदर बहुत जो है ना लाइफ थ्रेटनिंग है बच्चों के लिए टाइप 2 वायरसेस। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी न्यूनेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कम होती है, इम्यूनिटी नहीं है, ठीक है जी। और हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1 में अडल्ट में तब होगा जब उनके अंदर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कम हो जी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है? सलाइवा से फैलता है हमारा हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1, हमें सलाइवा से होता है, और अगर हम सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से जो है ना वो हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 2 होता है। ये दोनों आपने इन दोनों के अंदर लिख देना है जनाब। पूछा जाता है लेटेंट इन्फेक्शन, जो मैं अभी बता रही हूँ, ऐसी कंडीशन होती है जब पैथोजन प्रेजेंट होता है प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद भी, लेकिन वो जो है ना इनएक्टिव होता है, ठीक है जी। लेटेंसी में क्या होता है कि वो दोबारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तो नहीं करता, लेकिन जब वो उसके पास पोटेंशियल है कि वो दोबारा रीअकर हो जाए, फिर वो डिजीज़ कॉज करवा सकता है। पहले नहीं वो करता, लेकिन अगर वो रीअकरेंस उसकी हो जाए, जैसे टाइप 1 के अंदर बार बार रीअकरेंस हो रही थी लेकिन टाइप 2 के अंदर नहीं है। और अगर आपसे पूछा जाए न्यूनेट्स के अंदर क्या है ज़्यादा रिस्की, तो हम कहेंगे टाइप 2 न्यूनेट्स की बात की जाए तो, ठीक है जी। हम दोनों को डिफ्रेंशिएट बड़ी मुश्किल से कर सकते हैं, टाइप 1 को टाइप 2 को कैसे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से और ग्लाइकोप्रोटीन जी से। बी या सी पार्ट ये भी आ जाता है कि हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आगे और ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है जी। टाइप 1 है तो प्राइमरी लेगियन माउथ के अंदर, बाद में फिर किस ट्राइजेमिनल गैंग्लिया को लेटेंसी पीरियड में पकड़ेगा। दोबारा रीअकरेंस क्यों होती है? अगर हम सनलाइट में चले जाएं, स्ट्रेस लें, तो ये दोबारा हमारे अंदर आ जाता है, ठीक है जी। स्वेयर है ये, और उन लोगों में जिनमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कम होती है, जो मैं डिफरेंस पहले बता चुकी हूँ, और टेम्पोरल लोब को ये इन्वॉल्व करता है टाइप 1 वाला। और टाइप 2 के अंदर पैथोजेनेसिस के अंदर सब कुछ मैंने पहले ही बता दिया हुआ है आप लोगों को। देख लेते हैं जी। जेनिटल्स के अंदर लेयन होता है, ठीक है जी, और लंबर और सैक्रल गैंग्लिया लेटेंसी पीरियड के अंदर आ जाते हैं। बच्चों के अंदर न्यूनेट्स के अंदर जो भी पैदा हुए होते हैं उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग है, क्योंकि उनके अंदर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कम होती है। अब हर्पीस वायरस हमें पता कैसे चलेगा? कैसे? उनको छाले बने होंगे, मुंह के अंदर भी छाले हैं, मसूड़ों में छाले हैं, इसके बाहर लिप्स के बाहर छाले हैं, उंगलियों पे छाले हैं, और फिर जो है ना वो खारिश वाली स्किन के ऊपर बार बार खारिश कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, और स्किन पे भी स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं।
ये जनाब कह रहा है टेटो कंजक्टिवाइटिस, आँख की भी सोजिश सारी हुई है, जिस पे ये छाले या उंगलियों पे, मुंह में, मुंह के बाहर जब भी नज़र आएंगे, स्किन के ऊपर भी सारे ज़ख्म, तब जो है ना हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है। ठीक है जी, इसको हम कैसे करेंगे। अच्छा, ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस ने ना साइटोपैथिक इफेक्ट है कल्चर के ऊपर। ये जो है ना, ये आपने सारे डीएनए वायरसेस के अंदर ये लिखने हैं कि सेल कल्चर के अंदर से ये ना साइटोपैथिक है, सेल को मार देता है। कैसे, फ्लोरिसेंट जो है ना वो हम करते हैं एंटीबॉडी टेस्ट से। ठीक है जी, एलाइज़ा भी हम करवा सकते हैं, जिसने एलाइज़ा हम हमेशा उन टेक्निक्स में करते हैं जिसमें हमने एंटीजन को डिटेक्ट करना होता है। ठीक है, कौन सी एंटीजन को देखें, ग्लाइकोप्रोटीन जो डिस्टिंग्विश करता है 1 को 2 से। ठीक है जी, तो जैंक्स स्मीयर जो है ना, ये इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। वो सिनेरियो में लिखा होगा, छाले वगैरह तो हैं, बस ये वो 1-2 बात लिखी होगी, लेकिन मेन सिनेरियो के अंदर लिखा होगा कि स्मीयर के अंदर नज़र आ रहा है कि जिएंट सेल्स हैं और इंट्रा न्यूक्लियर, ये बड़ा सारा, ये देखो ये सेल्स है और ये सारे इसके न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियन बॉडीज़ बनी हुई हैं इतनी सारी। तो आपने हर्पीस वायरस की तरफ जाना है। ठीक है, आगे से उसकी फॉर्म हम देख लेंगे कौन सी है। ठीक है जी, इसके बाद पीसीआर सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है। ठीक है, आगे आ गया वेरिसेला जोस्टर वायरस। इसने हमेशा चिकन पॉक्स करने हैं। चिकन पॉक्स हमें पता है एब्डोमेन के अंदर बड़े ज़्यादा होते हैं, और जो स्मॉल पॉक्स होते हैं वो एक्सट्रीमिटीज़, बाजू और टांगों के ऊपर ज़्यादा दाने बने होते हैं। लेकिन चिकन पॉक्स हों तो यहाँ पे ज़्यादा और एब्डोमेन के अंदर। लेकिन चिकन पॉक्स जो है वो वेरिसेला की वजह से होता है। और जोस्टर मतलब हमारे अंदर, बच्चों के अंदर चिकन पॉक्स होते हैं, हमारे अंदर शिंगल्स होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ना, जैसे चेस्ट या किसी एक रीजन के ऊपर ना दाने बन जाते हैं, रेड कलर के छाले बन जाते हैं। चिकन पॉक्स होता कैसे है बच्चों को, जब वो रेस्पिरेटरी इनलेट कर लेते हैं कोई भी पैथोजन को रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से, या तो फिर ना वायरस था और उसकी दोबारा रीएक्टिवेशन होगी। जोस्टर को हम जो हमारे अंदर जो है ना, बच्चों के अंदर तो रेस्पिरेटरी है, लेकिन हमारे अंदर ये ऐसे ही ट्रांसमिट हो जाएगा, लेकिन अंदर जाके लेटेंसी पीरियड के बाद जो है ना दोबारा रीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है जी, इसकी पैथोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। पैथोजेनेसिस भी वेरिसेला जोस्टर वायरस आप लोगों को यूनिवर्सिटी में आएगा। ठीक है जी, वो कैसे आएगा मैं बताती हूँ कि साइट, ये देखो सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि जिएंट सेल्स हैं और उसके अंदर इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज़ हैं, लेकिन साथ आ जाएगा कि साथ उसको निमोनिया है और ना रैश नज़र आ रही है। जब रैश का वर्ड इस्तेमाल होगा एब्डोमेन वगैरह के ऊपर तो वेरिसेला जोस्टर की तरफ। अगर 60 ईयर्स वाली या 50 ईयर्स ओल्ड मैन आ गया, 60 ईयर वोमेन आ गई, तो आपने जोस्टर शिंजल्स लिख देना, हर्पीस जोस्टर। लेकिन अगर छोटे बच्चों में आ गया कि रैश हुई है मैकुलो, ये देखिए रैश से आप लोगों ने हमेशा जो है ना वेरिसेला जोस्टर की तरफ जाना है। ठीक है, हर्पीस के आगे से। नेक्स्ट है जी वेरिसेला जोस्टर कैसे फैलता है, ये लिखना ही लिखना है आप लोगों ने। अपर रेस्पिरेटरी देखो, हम बच्चे ऐसे स्मॉल, चिकन पॉक्स कैसे होता है बच्चों को, ऐसे ही कहीं जाते जाते उन्होंने इनहेल कर लिया होता है, रेस्पिरेटरी म्यूकोजा के अंदर जाके जो है ना उसको इन्फेक्ट करेगा, वहाँ से ब्लड से ना पूरा हमारा स्किन के ऊपर आ जाएगा, इसके स्किन के ऊपर रैश हुई होती है। ठीक है जी, जब हम देखेंगे इसको हिस्टोलॉजी तो इसके मल्टी न्यूक्लिएटेड जिएंट सेल्स, बड़े बड़े सेल्स नज़र आ रहे होते हैं। और ये पता क्या करते हैं, लेटेंसी पीरियड के अंदर इसका डॉर्सल रूट गैंग्लिया, सबसे पहले टाइप 1 के अंदर हमने कौन सा गैंग्लिया पढ़ा था, मोटर गैंग्लिया पढ़ा था। जो नेक्स्ट के अंदर फिर सेंसरी गैंग्लिया, जिसके अंदर आ जाता है लंबर और सैक्रल। टाइप 2 के अंदर डॉर्सल रूट गैंग्लिया जो है ना वो लेटेंसी किसके अंदर है, वेरिसेला जोस्टर के अंदर। ठीक है जी, इसके साथ आएगा पेशेंट, बच्चा आएगा, फीवर है, मलेज मतलब थकावट है, नमूनिया है, रैशेज़ हैं, ये आना ही आना है क्वेश्चन आप लोगों को। ठीक है जी, इसका जो है ना मल्टी न्यूक्लिएटेड जिएंट सेल्स नज़र आ रहे हैं हमेशा, जब भी पेशेंट आएगा मल्टी न्यूक्लिएटेड जिएंट सेल्स के साथ, नमूनिया है, रैश हुई है तो ये, लेकिन अगर हाली छाले से हैं तो फिर हर्पीस वायरस। ठीक है जी, साइटोमेगैलो वायरस क्या होता है, साइटो मतलब सेल और मेगैलो मतलब बड़ा सारा सेल। ठीक है, ये एक जिएंट सेल है, लेकिन इंट्रा सेलुलर कोई भी इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स इसमें नहीं है। साइटोमेगैलो वायरस, सी से साइटोमेगैलो, सी से कंजेनिटल ना, ये बच्चों में ट्रांसफ़र होकर बच्चों के अंदर डिजीज़ कॉज करवाता है। ठीक है जी, जिएंट सेल्स बनते हैं, ये देखो ये किन किन सक्रीशन से बॉडी से फैलता है, लाइक हम ब्लड इधर उधर अपना कर दें, स्लाइवा को इधर उधर ट्रांसफ़र कर दें, तब ब्रेस्ट मिल्क से या फिर सीमन से या फिर बर्थ केनाल से, ये बच्चे के अंदर कंजेनिटल है ये। ठीक है जी, और ना बच्चे से खाया जाएगा, मैं बताती हूँ, देखो ईसोफेजाइटिस होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगी, मैं अभी बताती हूँ कैसे वो जो है ना ब्रेन के अंदर अफेक्ट करेगा। ठीक है जी, CMV से आप लोगों ने इसको याद रखना है। अच्छा, इसकी एक इंपॉर्टेंट बात है, साइटोमेगैलो वायरस के अंदर जब भी सिनेरियो में ओवल आई अपीयरेंस होगा ना, इस तरह का ओवल आई अपीयरेंस, बिल्कुल साइटोमेगैलो वायरस ही लगाना है आप लोगों ने। ठीक है, लिखना है साइटोमेगैलो वायरस।
अब ये कॉन्जेनिटल है, हमें पता है कि ये जब ब्रेस्ट मिल्क से या बर्थ के नाल से बच्चों के अंदर जाता है वो ओरोफेरिंग्स में, ओरोफेरिंग्स से फिर ये सीएनएस और किडनीज में चला जाएगा। फेरिंग्स ओरोफेरिंग्स में गया तो मतलब इसोफेजाइटिस बच्चे से खाया नहीं जाएगा। सीएनएस मेंटल रिटार्डेशन, बच्चे को न्यूनेट पैदा हुआ है उसको मेंटल रिटार्डेशन है, इसोफेजाइटिस है, ठीक है जी। और लिम्फोसाइट्स भी इन्वॉल्व है और लेटेंसी के अंदर मोनोसाइट्स हैं। वेरिसेलर जोस्टर की लेटेंसी के अंदर कौन सा गैंग्लिया आ रहा था, अब आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है जी। आगे देखें इसको हम, हाँ इसकी इम्यूनिटी कैसे होती है कि ये जो है ना इसके ऊपर वायरस, इसके ऊपर ना एंटीजेंस नहीं है ना, इसके ऊपर एंटीजन है MHC1 इसके ऊपर नहीं है, इसलिए CD8 सेल्स इसको ना इसके हमारी इम्यूनिटी इसके खिलाफ पैदा नहीं होती क्योंकि इसके ऊपर वो MHC1 नहीं है। क्यों ये जो है ना ये माइक्रो RNA के लिए कोड कर रहा होता है। माइक्रो RNA क्या करना है कि माइक्रो RNA जो है ना फिर इसने प्रिवेंट करनी है कि ट्रांसलेशन माइक्रो RNA की ना हो जाए MHC1 के लिए, कि ना मेरे ऊपर वो आए, ना मेरे ऊपर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी CD8 सेल साइटोटॉक्सिक सेल्स मेरे ऊपर काम करें, ठीक है जी। ओवल आई लिखा हुआ सैनरी में, ओवल आई अपीयरेंस आ गई है और मेंटल रिटार्डेशन है, इसोफेजाइटिस है, ठीक है। तो साइटोमेगैलोवायरस आप लोगों ने लगा देना है, ठीक है जनाब, ये हो गया। और सेल कल्चर में वही CEP साइटोपैथिक है, अगर हम फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी से करेंगे, टेस्ट करेंगे, ठीक है जी। और हिस्टोलॉजिकल में ओवल आई अपीयरेंस है, हम PP65 एंटीजन इसकी देखेंगे, ठीक है जी। ये इतना खास नहीं था, बस साइटोमेगैलोवायरस में क्या चीज़, ओवल आई अपीयरेंस और ब्रेन के अंदर CNS में चला जाता है ओरोफेरिंग से। ये देखेंगे साइटोमेगैलोवायरस CNS के अंदर मेंटल रिटार्डेशन, हालांकि बहुत कम वायरस होते हैं जो CNS में जाते हैं, ठीक है। जैसे रेबीज़ जाता है वो मैं बताऊंगी डॉग की बाइट से। EBV क्या है, इसके ऊपर EBV ने हमेशा हमें पता मोनोन्यूक्लियोसिस करवानी है। मोनोन्यूक्लियोसिस क्या होता है कि ना ये ज़ुबान के ऊपर भी ना वाइट कलर के पैचेस आ जाते हैं, पूरे जिस्म के ऊपर रैश वगैरह हो जाती है। EBV के ऊपर बड़ी ज़्यादा ना इनके पास एंटीजीन्स होती हैं, इसके पास न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर एंटीजीन होती है, बाहर कैप्सिड के ऊपर एंटीजीन होती है, मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजीन होती है और एक अर्ली एंटीजीन होती है, ठीक है। अब EBV वायरस कैसे फैलता है, स्लाइवा से या किसिंग वगैरह से फैलता है, ठीक है, या फिर हम शेयरिंग कर रहे हैं कप से एक दूसरे से, तब EBV वायरस फैलता है। अच्छा, EBV से आप लोग याद करें कि हमने ना बुर्किट लिम्फोमा में भी पढ़ा था, जहाँ पे जॉ जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रोट्रूड आ जाता है बाहर की तरफ, ठीक है। बुर्किट लिम्फोमा में क्या था कि MYCG जीन की ना ये EBV वायरस ना उसको अफेक्ट कर देता है और MYC जीन की म्यूटेशन करवा देता है, और उससे क्या होता है कि ये जो म्यूटेटेड MYC जीन है ये ऑन्कोप्रोटीन बना देती है जो कि साइटोटॉक्सिक है, सेल की डेथ कॉज करवा देती है, कैंसरस सेल बना देती है। EBV ने क्या करना है, हमारे पास ये B लिम्फोसाइट जो हम अच्छे प्रेजेंट्स होते हैं ना उनकी ही इसने ट्रांसफॉर्मेशन करवा देनी है B लिम्फोसाइट्स की, ठीक है जी। आगे आ गया, हाँ। और EBV वायरस मोनोन्यूक्लियोसिस कैसे कॉज करवाएगा, पैथोजेनेसिस इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फेरेंशियल एपिथेलियम से सर्वाइकल नोड्स में चला गया, बस कुछ नहीं। पेशेंट कैसे आएगा, उसको मोनोन्यूक्लियोसिस है, MCQs में सीधा EBV लगाना है। बर्किट लिम्फोमा है, हॉजकिन लिम्फोमा है, ठीक है। और इसमें ना मोनोन्यूक्लियोसिस में वाइट कलर के पैचेस बने होते हैं टंग के ऊपर, मैं दिखाती हूँ। बाकी नोज थ्रोट का कैंसर भी इसी ने करवाना है, ये देखो मोनोन्यूक्लियोसिस के अंदर ये टंग के ऊपर आया हुआ, ठीक है जी, वाइट कलर के पैचेस आ गए। नेक्स्ट है जी नेज़ो फेरेंजियल कार्सिनोमा वगैरह हो गया। हाँ देखो, एटिपिकल लिम्स नज़र, लिम्स की बात आ जाए तो EBV ने, क्योंकि उसने लिम्फोसाइट्स को अफेक्ट करना होता है, ठीक है जी। अच्छा, एक और मोनोस्पॉट टेस्ट होता है कि जब भी EBV होता है ना तो EBV के वायरस के रिस्पॉन्स में ना हमारी बॉडी में एक एंटीबॉडी बनती है जिसको हेट्रोट्रोफिल एंटीबॉडी कहते हैं। EBV के रिस्पॉन्स में अगर हेट्रोट्रोफिल एंटीबॉडी की बात होगी तब भी आप लोगों ने EBV लगाना, कि इसी वायरस के अगेंस्ट हमारे अंदर हेट्रोफिल एंटीबॉडीज़ आती हैं, ठीक है जी। ये मोनोस्पॉट टेस्ट हम इसलिए करते हैं हेट्रोफिल एंटीबॉडीज़ को देखने के लिए, सही है जी। आगे है स्मॉल पॉक्स वायरस। स्मॉल पॉक्स इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये कैसे, देखो बिल्कुल इन्वेलप्ड वायरस होता है, क्योंकि हम DNA इन्वेलप्ड वायरस पा रहे हैं। डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है, इसके अंदर पॉलीमरेज प्रेजेंट है, ठीक है जी। ये ब्रिक की तरह का, ये बाहर ईंट की शक्ल का है लेकिन अंदर इसके जो है ना डिस्क शेप्ड कोर है। बाहर से ब्रिक की तरह का है स्मॉल पॉक्स, लेकिन अंदर से डिस्क की तरह का है जिसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड DNA है और पॉलीमरेज है,
डन जनाब। आगे जी पढ़ते हैं हम। हाँ, स्मॉल पॉक्स कैसे फैलता है एक दूसरे से। स्मॉल पॉक्स मैंने बताया एक्सट्रीमिटीज़ पे ज़्यादा होता है, लेकिन चिकन पॉक्स एब्डोमेन में ज़्यादा होता है, छाले। ठीक है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स कहीं से बच्चे बाहर से आते हैं या फिर दूसरे स्किन लेयर जिसको हुआ हो उससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैल जाता है, एक से दूसरे बच्चों को हो जाता है स्मॉल पॉक्स। ठीक है। स्मॉल पॉक्स जो है ना वो ये वायरस जो है हमारे अंदर जाके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साथ जाके लग जाएगा, वहाँ पे जो है ना वो फिर स्किन लिवर फिर स्किन में चला जाए, स्किन के ऊपर, इसलिए छाले छाले बन जाएंगे। ये वायरस रेप्लिकेट इस स्किन के अंदर करता है। इंक्यूबेशन पीरियड इंक्यूबेशन पीरियड में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ भी जाता है, व्हाट इज़ मेंट बाय इंक्यूबेशन पीरियड। तो आप लोगों ने लिखना है बी या सी पार्ट में। इंक्यूबेशन पीरियड ऐसा पीरियड होता है द टाइम पीरियड बिटवीन, जब अफेक्ट करता है, जब हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्ट होता है ये वायरस और जब उसके नए सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं। ठीक है जनाब। ये दोनों के अंदर टाइम इंटरवल जब आया और जब उसने डिजीज़ कॉज की। ठीक है जी। आगे रैश, मलेज, थकावट है बच्चे को, फीवर है, और अगर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर अगर नज़र आ रहे हैं, पता कैसे चले, पेप्यूल्स, वेजिकल, पॉस्चल्स एंड फाइनली करस्ट, ये सारा MPVPC से आपने याद रखना है। हर किस्म की खारिश इस ड्यूरेशन में होते, कभी जब ड्यूरेशन चेंज होगी 2 दिन बाद दूसरी किस्म की खारिश, फिर दूसरी दिन बाद दूसरी किस्म की खारिश। ठीक है जी। आगे अगर हम दोनों का डिफ्रेंशिएट करें, स्मॉल पॉक्स को, चिकन पॉक्स को, ये स्मॉल पॉक्स हुए हैं, ये देखें एक्सट्रीमिटीज़ में ज़्यादा है। ये स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स का डिफरेंस है। स्मॉल पॉक्स एक्सट्रीमिटीज़ में ज़्यादा है, बाजुओं में, टांगों में, लेकिन एब्डोमेन के अंदर जो है ना वो चिकन पॉक्स ज़्यादा है। अब चिकन पॉक्स ना ऊपर ऊपर ही होते हैं बस, लेकिन स्मॉल पॉक्स अंदर ज़रा डीप हार्ड लियंस होते हैं। ठीक है। चिकन पॉक्स कैसे याद रहेगा कि एब्डोमेन के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना है, एब्डोमेन के अंदर अगर लियन ज़्यादा है तो चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स के अंदर ज़्यादा है तो वो अगर एक्सट्रीमिटीज़ में ज़्यादा है तो स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स जो है ना ऊपर ऊपर वाले सुपरफिशियल लियन है, स्मॉल पॉक्स जो है ना वो डीप लियंस है। और चिकन पॉक्स जो है ना वो हर जो है ना डिफरेंट स्टेजेस उनकी डेवलपमेंट होती है। एक में एक किस्म का ज़ख़म है, फिर वो दूसरे किस्म का ज़ख़म हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर स्मॉल पॉक्स के अंदर लियन बिल्कुल एक सेम साइड ऑफ डेवलपमेंट है उसकी लियन की, इधर ही जो ऐसे ही रहेगा सेम टू सेम, सही है। लेकिन अब इसके सुपरफिशियल लियंस हैं चिकन पॉक्स के तो ये एम्प्लाइकेटेड नहीं है। ठीक है। लेकिन इसके डीप है तो ये एम्प्लाइकेटेड है स्मॉल पॉक्स के। ठीक है जनाब। ये दोनों में डिफरेंस आ गया और ये भी डिफरेंस आ गया। ठीक है जी। ये हर्पीज़ वायरस लिप्स के ऊपर है, ये भी हम देख लेते हैं। ये क्या नज़र आ रहा है, चिकन पॉक्स नज़र आ रहा है वेरिसीला की वजह से। ये शिंजेला है जो जोस्टर की वजह से होता है। ये एक्सट्रीमिटीज़ के ऊपर स्मॉल पॉक्स आ गया। अब आगे आ रहे हैं इनवेलप्ड वायरस, बहुत आसान। इन्फ्लुएंजा वायरस जिसने फ्लू कॉज करवाना होता है। मैं बताती हूँ इन्फ्लुएंजा A B C डिफरेंट होते हैं। जो सबसे सीवियर है वो इन्फ्लुएंजा A है। B वाला जो है ना वो मॉडरेट है। ए वाला जो इन्फ्लुएंजा है इसका पूरे दुनिया के अंदर बड़े ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन इन्फ्लुएंजा बी वाला के कुछ एरियाज़ के अंदर इसकी आउटब्रेक्स आती हैं। और सी ने सिर्फ हल्का सा ज़ुकाम करवाना है। अब इन्फ्लुएंजा वायरस किस तरह का होता है देखें, बिल्कुल हेलिकल शेप का होता है, गोल्ड शेप का। इसके अंदर RNA इन्वेलप्ड है ना, तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, इसके अंदर पॉलीमरेज प्रेजेंट है। लेकिन इन्फ्लुएंजा वायरस की अच्छी बात यह है कि इसके ऊपर एक हीमोएग्लूटिनिन होता है और एक न्यूरोमाइनिडेज होता है। मैं दिखाती हूँ इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है जी। सिंगल स्ट्रैंडेड है, यहाँ से कर लें। हेलिकल सिमेट्री में है, गोल है, एक ही है और इन्वेलप्ड है। ये देखिए सबसे ऊपर आ गया। अब मैं डिफरेंस भी दिखा देती हूँ। ये है जो अभी हम पढ़ रहे हैं इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है। ये इसकी देखो इन्वेलप्ड है, ये देखो एक इसके ऊपर ये हीमोएग्लूटिनिन अलहदा से स्पाइक की तरह के और न्यूरोमिनिडेज अलहदा से हैं। ठीक है। ये दोनों अलहदा। हीमोएग्लूटिनिन इसको मदद करेगा जाके म्यूकोसा के साथ लगने में, और न्यूरोमिनिडेज जो है ना वो इसकी सेल के साथ, मेरे ख्याल से न्यूरोमिनिडेज जो है ना वो इसको म्यूकोसा को इफेक्ट करता है, लेकिन जो हीमोग्लूटिनिन है ये जाके सेल को इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है जनाब। ये डन है हमारा जी। तो अब आगे दो एंटीजेनिसिटी पे हम आ जाते हैं, मैं बताती हूँ इसका। ये सारा डन। आगे है चेंजेस एंटीजेनिसिटी। क्वेश्चन आता है कि उसको पहले भी जो है ना इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस था तो उसकी ठीक हो गया, लेकिन बाद में फिर उसकी जो इम्यूनिटी है वो क्यों उसके अगेंस्ट नहीं काम कर रही दोबारा, हालांकि मेमोरी सेल्स बन जाते हैं, क्योंकि इसकी एंटीजेनिसिटी आपने आंसर में लिखना है। ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है जो बता रही हूँ, क्योंकि इसकी एंटीजेनिसिटी चेंज हो रही होती है। ठीक है। कभी ये वाली एंटीजन हो जाती है, कभी दूसरी, कभी तीसरी, ऐसे हो जाता है, क्योंकि इसके पास हीमोग्लूटिनिन है और न्यूरामिनिडेज है।
ठीक है जी। इसी वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से इसे हम कहते हैं एपिडेमिक। कहीं कहीं जब इसकी वबा आती है तो डिफरेंट किस्म की आती है, ठीक है। एक और यूनिवर्सिटी क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है कि एंटीजेनिक ड्रिफ्ट और एंटीजेनिक शिफ्ट में क्या डिफरेंस होता है। जब दो वायरसेस आपस में मिल जाते हैं ना, याद रखें, दो मिल जाते हैं तो वो एंटीजेनिक शिफ्ट है। जब वो दो आपस में, दो, एक ये वायरस समझ लें, दो हाथों में दो वायरस लें, जब मिल के इन्होंने एक बड़ा सारा एंटीजेनिक चेंज आ गया, ठीक है। उस बड़े सारे एंटीजेनिक चेंज की वजह से ना एक सब टाइप बन गई, एक नई सब टाइप बन गई, सही है। अब ये इतनी ज़्यादा एंटीजेनिक चेंज आ रहा है तो इसको डिफ़िकल्ट टू ट्रीट है, ठीक है जी। हालांकि ड्रिफ्ट के अंदर क्या है, बस छोटे छोटे चेंजेस, लाइक एक छोटी सी म्यूटेशन आई है, उस म्यूटेशन की वजह से ना एक छोटा सा ना एंटीजेनिक चेंज आया, माइनर सा। उसने एक नया सब टाइप नहीं बनाया जैसे उन दोनों के मिलने की वजह से, उसने एक नई बस स्ट्रेन हल्की सी बना दी और उसको ईजी टू ट्रीट है। एंटीजेनिक ड्रिफ्ट के अंदर इन्फ्लुएंजा वायरस A B C आ जाते हैं, लेकिन शिफ्ट के अंदर सिर्फ A वाला आता है, ठीक है। एक मैं आपको इसकी डायग्राम भी दिखा देती हूँ। ये देखो, ड्रिफ्ट के अंदर हाल ही एक म्यूटेशन हुई है और ये इसने एक नया स्ट्रेन बना दिया है, लेकिन शिफ्ट के अंदर ये दोनों मिल गए, बड़ा बहुत मेजर एंटीजेनिक चेंज आया और इसने एक नई सब टाइप बना दी शिफ्ट ने, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया हमारा, एंटीजेनिसिटी होगी इसकी इंक्यूबेशन पीरियड। बार ये इंक्यूबेशन पीरियड की डेफिनेशन है, द टाइम बिटवीन द एक्सपोजर टू एन इन्फेक्शियस एजेंट, कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, और दूसरा जब अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम्स इलनेस की, जब सबसे पहले आ जाए, ठीक है जी। ये हो गया। अच्छा, इनहेल कर लिया। न्यूरामिनिडेज ने, मैंने बताया था, म्यूकोजा को इसने जो है ना वो डिग्रेड कर देना है, और हीमाग्लूटिनिन ने क्या करना है, सेल्स को क्लीव कर देना है प्रोटीएज से। बाद में सारी रेस्पिरेटरी एपिथेलियम की हमारी धज्जियाँ और की नेक्रोसिस हो गई, सही है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फ्लू एक दूसरे से, हमें पता है, इनहेल करने से ही आसपास से फैलता है। अच्छा, एक और बात है कि एक किस्म के फ्लू की जो हम दवाई दे रहे हैं ना, वो कभी भी जब एंटीजेनिसिटी उसकी चेंज होती है ना फ्लू की, तो वो दवाई काम नहीं करती ना, हमारी वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी काम करती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कि पर्सन का इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है कि जो पहले जिसके अगेंस्ट कर रहा था वो जब नई एंटीजेनिसिटी उसने चेंज किया, उसके अगेंस्ट हमारा फिर नहीं काम करेगा हमारा इम्यून सिस्टम, ठीक है जी। इंक्यूबेशन पीरियड भी इसका पूछा जाता है, एक दिन से बाद, अगले दिन में, 2 दिन में ये स्टार्ट होगा। आएगा पेशेंट कैसे, इन्फ्लुएंजा वायरस के बहुत सारे सिनेरियो आएगा कैसे, कि उसको फीवर है, हेडेक है हमेशा, अगर सर में दर्द है, उसको बुखार है, साथ में गला ख़राब है, गला ख़राब, खांसी, इसको जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं ना, कहना है आपने इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है जी। साथ मसल पेन, साथ कहना है नमूनिया भी है उसको, ठीक है जी। हर्पीज़ वायरस में मैंने क्या बताया था, अब आप लोग मुझे बताएं, ठीक है। इसमें फीवर, हेडेक, जब भी बुखार है, ज़ुकाम है, साथ में खांसी लगी हुई है, नमूनिया भी है, वायरल है, एसेप्टिक है, लाइक बैक्टीरिया की वजह से नहीं है, गला भी ख़राब है साथ, ठीक है। सोर थ्रोट, तो ये आ गया ये इन्फ्लुएंजा वायरस। राइज इन सिंड्रोम क्या होता है कि लिवर और ब्रेन की स्वेलिंग होती है बच्चों के अंदर, जिनके अंदर ये लिवर्स और ये जो इन्फ्लुएंजा से गुजर रहे होते हैं, इसमें एस्पिरिन नहीं देते। अगर एस्पिरिन देंगे तो राइज सिंड्रोम हो जाएगा, लिवर और ब्रेन की स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है जी। अलाइजा हमेशा तभी देते हैं जो एंटीजन को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। सेल कल्चर में हमें क्या, हीमाग्लूटिनेशन नज़र आएगी, न्यूरामिनिडेज वगैरह नज़र आएंगे। 4 गुना जो है ना हमारा एंटीबॉडी टाइटर भरा हुआ होगा बॉडी में, ठीक है जी। अगर हम ना 2 किस्म की वैक्सीन्स देते हैं इसमें, किल्ड और लाइव वैक्सीन्स हम हेल्दी पर्सनस में देते हैं, और जो बीमार होते हैं जिनको फ्लू हुआ होता है उनमें किल्ड वैक्सीन देते हैं। अच्छा, लाइव वैक्सीन हमारे अंदर जाके क्या करती है, लोअर म्यूकोसा के अंदर नहीं, रेस्पिरेशन के अंदर नहीं जाती है, जो हमारा ठंडा ओरल, ये जो नोज़ के अंदर म्यूकोसा होता है, ये इसके अंदर डिवाइड कर रही होती है, वहाँ से IgA की सिक्रीशन करवा रही है, ठीक है जी। किल्ड इम्यूनो जिन जो है ना, इतना क्योंकि ये अंदर जाएगा, ये आगे इनएक्टिवेट है, तो ये IgA प्रोटीएस थोड़ा सा बनाएगा। अच्छा, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स की हम 2 किस्म की ना वैक्सीन्स देते हैं, ये भी पूछा जाता है कौन कौन सी वैक्सीन्स। एक तो जो चिकन के एग्स के अंदर बनाते हैं हम लोग, और एक जो बिल्कुल उसमें नहीं बनाते, सही है, काफ की किडनी में एक बनाते हैं। जो किल्ड वैक्सीन होती है ना, वो हम चिकन एग्स के अंदर बनाते हैं, जिसमें क्या होता है कि और किल्ड वैक्सीन हो गया। लाइव वैक्सीन में हम क्या करते हैं, लाइव एंटीजन देते हैं, लेकिन कम पैथोजेनिसिटी वाला, अटेनुएटेड, कमज़ोर टेम्परेचर सेंसिटिव से, म्यूटेंट से वायरसेस वगैरह देते हैं, ठीक है। जो चिकन एग्स के अंदर नहीं बनती वैक्सीन्स, वो हम कहाँ पे देते हैं, हम उसको काफ किडनी में ग्रो करते हैं।
अच्छा जी, जो वैक्सीन हम चिकन एग्स में नहीं बनाते उसको काफ किडनी में ग्रो करवाते हैं, उसके बाद उसको हम ना इनएक्टिवेट करवा देते हैं। ठीक है जी। IgA ग्रोन इन इंसेक्ट सेल्स कुछ भी नहीं। आगे मीज़ल्स वायरस, खसरा जिसे कहते हैं, बच्चा कैसे आए पता कैसे चलेगा? अगर ज़ुकाम है, गला ख़राब है, साथ इन्फ्लुएंज़ा तब है, जब साथ नमूनिया भी है, खांसी भी है, फीवर भी है। लेकिन खसरा में क्या होगा, उसकी आंखों से भी पता लग रहा होता है, उसको ब्रेन से भी पता लग रहा होगा कि इसको खसरा है, मीज़ल्स है। ठीक है। मीज़ल्स वायरस अब किस तरह का होता है? बिल्कुल देखो हेलिकल फॉर्म इसके अंदर अब RNA इन्वेलप पा रहे हैं हम लोग। RNA सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा और पॉलीमरेज बिल्कुल इसमें प्रेजेंट है। इसके में मीज़ल्स में अच्छी चीज़ ये है, हीमोग्लूटिनिन है लेकिन न्यूरामिनिडेज नहीं है। हालांकि इसके अंदर हीमोग्लूटिनिन के साथ फ्यूजन प्रोटीन्स हैं इसकी स्पाइक के ऊपर। ये देखें, ये सॉरी इन्फ्लुएंज़ा वायरस है। अभी मैं आप लोगों को मीज़ल्स दिखाती हूँ, इंशाल्लाह मिल जाती है तो दिखाती हूँ। ये इन्फ्लुएंज़ा वायरस देखो एक दूसरे की खांसी से। और ये पेशेंट कैसे आएगा? फीवर, हेडेक, कफ से बच्चा आया, साथ नमूनिया हुआ है उसको। ठीक है जी। इसकी मीज़ल्स की पिक्चर मिलती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट आ गया HF प्रोटीन्स आ गया मीज़ल्स के अंदर। अब मीज़ल्स कैसे पता चलेगा मीज़ल्स है? मैकुलोपैपुलर रैश हुई होगी उसको, कंजक्टिवाइटिस, साथ उसकी आंखें भी अफेक्टेड हैं। मैं दिखाती हूँ, ये सॉरी मम्स की पिक्चर है। मीज़ल्स अभी आगे पीछे हो गया, अभी दिखाती हूँ। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से मीज़ल्स फैलता है, आँखों से और मुंह के अंदर छाले बने हुए हैं सफ़ेद कलर के, कंजक्टिवाइटिस है, साथ रैश हुई हुई है, तब पता चलेगा जी खसरा मीज़ल्स है। वैसे ही हम उसको देख के कह देते हैं कि यार इसको मीज़ल्स है, लाइक उसको खसरा है। जब उसके कंजक्टिवाइटिस भी होते हैं, मुँह के अंदर भी दाने हुए हैं, यहाँ भी रैश हुई हुई है तब। ठीक है जी। इस साइड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, फिर नोड्स के अंदर गया। इन सब इन्फेक्शन जो स्किन के होते हैं ये ऐसे ही होते हैं, GIT से बिल्कुल अप रेस्पिरेटरी ट्रैक से बिल्कुल जब अंदर जाते हैं, ब्लड से फिर ये ना लिम्फ नोड से ब्लड में, और ब्लड से फिर ना स्किन के ऊपर आने लग जाते हैं। स्किन के ऊपर वायरसेस रेप्लिकेट करता है। और रैश इसीलिए होती है क्योंकि उनके अंदर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कम हुई होती है। ठीक है जी। अगर इसको ना ट्रीट करें, एन्सेफेलाइटिस, डेथ भी हो जाती है ये मीज़ल्स वगैरह की वजह से। ठीक है। मम्प्स वायरस किस तरह का होता है? मम्प्स सब पेशेंट आता है, ये देखें जैसे मैंने अपनी फातिमा की पिक्चर लगाई है, ये मम्प्स की पिक्चर है एक। ये इसके पैरोटिड ग्लैंड के अंदर इस तरह से स्वेलिंग हुई होगी, और साथ में सर्वाइकल जो है ना रीजन में लिम्फेडिनोपैथी भी हो जाती है, बायलेटरल या दोनों तरफ। कान के नीचे बिल्कुल ये देखें स्वेलिंग हुई हुई है मम्प्स के अंदर। मम्प्स आता कैसे? बिल्कुल हेलिकल शेप का होता है। अब इनमें ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंट। मीज़ल्स में मैंने बताया था HF होता है, साथ फ्यूजन प्रोटीन होती है हीमाग्लूटिनिन के साथ। इसमें हीमाग्लूटिनिन मम्प्स के अंदर हीमाग्लूटिनिन और न्यूरोमाइनिडेज बिल्कुल एक ही स्पाइक के ऊपर होती हैं, लेकिन एक अलग से स्पाइक होती है फ्यूजन प्रोटीन्स की। ठीक है। ये जैसे मैंने ये बनाया हुआ है और बिल्कुल हेलिकल होता है। और ये थ्रॉट अगर हम देखेंगे, गला बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे गला, कान बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्वेलिंग अपीयर हो रही है। हालांकि जब गला ख़राब हो तो हमने किसके फ्लू की तरफ जाना है, इन्फ्लुएंज़ा की वजह से, इन्फ्लुएंज़ा वायरस की वजह से। ठीक है जी। आगे देखें, ये बच्ची को देख के बस आप लोगों ने याद रखना है कि यार फ्यूजन प्रोटीन एक तरफ थी और ये दोनों एक ही स्पाइक के ऊपर प्रेजेंट है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से लिम्फ नोड, फिर ये हमारे जाके स्किन के ऊपर। देखो ये स्किन के ऊपर छाले छाले कुछ भी नहीं आएंगे, बस पैरोटिड ग्लैंड की होगी या लिम्फेडिनोपैथी होगी हमारे सर्वाइकल रीजन के अंदर। ठीक है जी। और एंटीबॉडी टाइटर ज़्यादा हुआ होगा। ये मैंने जनाब फातिमा की पिक्चर लगाई हुई है एक, जब इसको मम्स हुए थे, ये देखें, लेकिन स्किन रैश वगैरह कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी। आगे है ये मम्स वायरस आ गया। ये देखो HN हीमोग्लोबिन न्यूरामिनिडेज एक स्पाइक के ऊपर, बाकी फ्यूजन प्रोटीन एक स्पाइक के ऊपर। ठीक है जी। ये मीज़ल्स का आप लोगों को मैंने कहा था मैं दिखाऊंगी। ये स्पाइरल शेप्ड होता है, ये देखें HF अलग-अलग होता है इसके अंदर, लेकिन इन्फ्लुएंज़ा के अंदर जो है ना हीमोग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज अलग-अलग होते हैं। मम्स के अंदर HN एक साथ होती हैं, फ्यूजन प्रोटीन अलग होती है। मीज़ल्स के अंदर HF अलग-अलग होते हैं। ठीक है जी। ये आप लोगों ने कुछ चीज़ें याद रखनी है। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और मीज़ल्स का कैसे पता चलेगा? मैंने कहा था आंखें भी अगर उसकी रेड कलर की हुई हुई हैं, और सबसे पहले फोरहेड के अंदर अपीयर होते हैं रेड कलर के छाले। सही है। कोप्लिक स्पॉट्स होते हैं माउथ के अंदर, वाइट कलर के जो स्पॉट्स आ जाते हैं मीज़ल्स, तब पता चलेगा। ये बच्चे को सारा मीज़ल्स हुआ है, देखिए रैश हुई हुई है।
ठीक है जी। आगे आ जाता है हमारा रेबीज़ वायरस। बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है कि पेशेंट आया, उसको डॉग, अच्छा हमेशा हम कहते हैं ना कि उसको कुत्ते ने काट लिया, वो कुत्ते जैसा हो गया, बाद में मतलब उसके अंदर वही करैक्टरिस्टिक्स आ गई जो एक डॉग के अंदर होती हैं। तो वो इस तरह से होती है, जब हमें कुत्ता बाइट ये डॉग काटता है तो उस जगह पे वो बड़ी जल्दी वायरस ना रेप्लिकेट करता है, हमारे अंदर ब्लड के अंदर चला जाता है और सीधा CNS को क्रॉस कर जाता है। जब CNS को वो क्रॉस करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, तो वहाँ से वो जो अब बाकी आने वाले जो पेरिफेरल नर्व्स होंगी हमारे, ये जो CNS से आने वाली जो हमारी स्लाइवरी ग्लैंड्स तक जो सारी नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी। ठीक है जी। इस तरह से CNS के अंदर इंसेफेलाइटिस उल्टा डेथ भी हो सकती है, इसलिए इसको फ़ौरन हमने लगाना होता है इंजेक्शन, इसका क्या इंजेक्शन लगाना होता है किसी, क्या उसको टीके को कहते हैं जो फ़ौरन लगाना होता है जब कोई कुत्ता वगैरह काटे तो। ठीक है जी। आगे देखें हेलिकल सिमेट्री का, ये एक ना बिल्कुल टैबलेट की शक्ल, बुलेट की शक्ल का होता है। देखो अंदर RNA इन्वेलप्ड है ना, तो ये RNA स्टैंड होगा, ये अंदर छोटा सा पॉलीमरेज भी मैंने बनाया हुआ है, ये बिल्कुल इन्वेलप्ड है, हेलिकल शेप का है लेकिन बुलेट अपीयरेंस है बाहर से। ठीक है जी। ये रेबीज़ वायरस है, जब कुत्ता काटा एनिमल बाइट की वजह से, इंक्यूबेशन पीरियड इसका 10 दिन से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए फ़ौरन इसको लेके जाना होता है हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगवाने, और वीकली जो है ना बार बार लगवाने होते हैं टाइम पीरियड इसके। बाइट साइड पे ना जहाँ पे वो करेगा रेप्लिकेट करेगा वायरस, हमारा एक्सोनल ट्रांसपोर्ट से चला जाता है सीधा CNS के अंदर, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, इंसेफेलाइटिस करेगा, वहाँ से जब नीचे दोबारा पेरिफेरल नर्व स्लाइवरी ग्लैंड्स को आएंगी तो वो फिर, अच्छा वो बच्चा आगे से किसी को कोई बाइट नहीं काट नहीं सकता, क्योंकि वो आगे फिर इन्फेक्शन कॉज करेगा उसके स्लाइवरी ग्लैंड्स में, आगे उसके स्लाइवा से अगले किसी को हो सकता है वो। ठीक है। अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट नाइग्राई बॉडी नज़र आ रही है, मैं एक मिनट नेग्राई बॉडी दिखा दूँ आपको। दिस इज़ नेगरी बॉडी, इसिनोफिलिक होती है, जो अंदर से बिल्कुल पिंक पिंक कलर की होती है। नेगरी बॉडी का लफ्ज़ आ गया तो क्या लगाना है, रेबीज़ डॉग बाइट की वजह से। ठीक है जी। पैरास्थीसिया एनोरेक्सिया, साथ साथ नेगरी बॉडी लिखा होगा ज़रूर उसके अंदर, तो आप लोगों ने ये कह देना कि सबसे पहले वाला है क्या, रेबीज़ है। ये देखो रेबीज़ जब कुत्ता, नेगरी बॉडी नज़र आ रही है, ये बुलेट की तरह का है और अंदर बिल्कुल हेलिकल है। ठीक है जनाब, ये हो गया। आगे है पोलियो वायरस। पोलियो कैसे होता है, पोलियो वाले बच्चे कैसे आते हैं, ज़रूर उनका CNS का मसला होता है, उनके मोटर न्यूरॉन्स काम नहीं कर रहे होते, पता है उनकी टांगे पैरालिसिस हुई होती है, बिल्कुल इस तरह के व्हील चेयर पे हुए होते हैं। मैं बताती हूँ क्यों। फीको ओरल रूट की वजह से जब बच्चा पैदा होता है ना, तो ध्यान से हमने उसको चीज़ें वगैरह देनी है। फीको ओरल रूट से पोलियो फैलता है। पोलियो वायरस इस तरह का इकोसाहेड्रल है, ये देखें इसके ऊपर एक कैप्सिड होती है और सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है इसके ऊपर। देख लेते हैं इसकी इसके ना अलहदा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी बताएं, इसका स्ट्रक्चर बताएं। आइकोसाहेड्रल आ गया, मल्टीप्लिकेशन इसकी साइटोप्लाज्म है, इसका कोई पॉलीमरेज नहीं है, बिल्कुल नेकिड है। देखा मैंने अभी दिखाया, सिर्फ आइकोसाहेड्रल है, उसके ऊपर कोई अलहदा से कैप्सूल नहीं है। सिंगल स्ट्रैंड फीको ओरल रूट से पोलियो फैलता है जब देखें ना बच्चा जो चल नहीं सकता, इतने ज़्यादा हैं, तो वो कैसे है, GIT से फैलता है यार। GIT से फिर लिम्फ नोड्स में जाएगा, लिम्फ नोड्स से आगे ब्लड से हमारे CNS में, जब CNS में चला गया तो हमारे मोटर न्यूरॉन्स की डेथ हो जाती है, इसलिए तो वो क्या पैरालिसिस हो जाती है, पैरालाइज हो जाते हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते हैं। एंटीरियर हॉर्न जो होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड, जिन्होंने काम करवाना होता है, मैसेज आना होता है, तो वो नहीं कर सकते। ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है। सही है। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस इसके अंदर ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, मेनिंजाइटिस भी ज़्यादा हुआ होता है साथ में। इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। 10 से 14 दिन के अंदर इंक्यूबेशन पीरियड है। पहले ये एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन, कोई सिम्टम्स नहीं आते। बाद में ये इसका एबॉर्टिक पोलियोमाइलाइटिस होता है, मतलब पोलियो, इसके अंदर सोर थ्रॉट, वॉमिटिंग, हेडिंग वगैरह स्टार्ट होती है। उसके बाद नॉन पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस होता है, जिसके अंदर एसेप्टिक मतलब मेनिंजाइटिस तो है लेकिन वो बैक्टीरिया की वजह से नहीं है, तो हम कहेंगे वायरस की वजह से। और वो किस वायरस की वजह से है, पोलियो वायरस की वजह से। फिर आएगी पैरालाइटिक, फिर बंदा पैरालाइज हो जाएगा। ठीक है जी। पहले एसिम्प्टोमेटिक थी, माँ बाप को नहीं पता चला, बाद में वो फीवर वगैरह हो गया, नहीं पता चला, मेनिंजाइटिस हो गया, नहीं पता चला, फिर पैरालिसिस होगी। फ्लैसिड पैरालिसिस ज़्यादातर होती है। ठीक है। मोटर नर्व डैमेज हो जाती है, मसल स्पैज़म बड़े लगते हैं उन लोगों को मुश्किल। आगे बोथ मेनिंजीज और ब्रेन पैरेन्काइमा इन्वॉल्व है। मेनिंजियो एनसेफेलाइटिस हुआ होता है उनके अंदर। अगर स्पाइनल कॉर्ड पीछे से भी वो हम्ड है, अगर चल भी नहीं सकते और पीछे से भी वो क्या उनका कुब वगैरह निकला होता है, तो उसको मेनिंजियो एनसेफेलोसाइटिस कहते हैं। मेनिंजियो मायो एनसेफेलाइटिस।
ठीक है जी। इनका भी हम करेंगे, साइटोपैथेटिक होते सेल कल्चर के अंदर एंटीबॉडी ज़्यादा हुई होगी इसके अगर स्पाइनल कॉर्ड भी है, उस स्पाइनल कॉर्ड का देख लो, स्टूल्स का या थ्रॉट का अगर हम देख लेते हैं, उसका वायरसेस को देख लेते हैं। ये देखें बिल्कुल नॉन इन्वेलप्ड है, कोई ऊपर इन्वेलप शिवेलप नहीं है। ख़त्म होने वाला बस जी। हेपेटाइटिस रह गया। हेपेटाइटिस हमें पता है, हेपेटाइटिस ए वायरस की डिफरेंट फॉर्म्स है। पता कैसे चलेगा हेपेटाइटिस ए वायरस है? तो अगर उसको साथ जाउंडिस भी है। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन पास पेपर में से मैंने यहाँ लिखा हुआ है। एक लैब टेक्नोलॉजिस्ट था, उसने पेशेंट का प्रिक किया खून और साथ में उसके अपने आप को लग गया। तो उसने कुछ दिनों बाद आया, उसको ना वॉमिटिंग होने लग गई, साथ फीवर हो गया, साथ जाउंडिस हो गया। जाउंडिस से पता लग गया जी हेपेटाइटिस है। कौन सा? हेपेटाइटिस ए। साथ डार्क कलर यूरिन आ रहा है और पेल फीसिस आ रही हैं, हाँ इस तरह से। ठीक है जी। और अगर इसको कंफर्म करना है ट्रांसअमाइनेज का लेवल करा रहे हो तो हमेशा हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए जो है ना, हेपेटाइटिस ए और ई एक जैसे होते हैं, लाइक बिल्कुल ये नेकेड है। ये देखो ऊपर कोई इन्वेलप नहीं है, कोसाहेड्रल है, साइटोप्लाज्म में मल्टीप्लिकेट करता है और सिंगल स्ट्रैंडेड है, ना कोई पॉलीमरेज इसके अंदर प्रेजेंट है। सेम इसी तरह का अगर मैं कह दूं कि आइकोसाहेड्रल भी है लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी है, पॉलीमरेज नहीं है, लेकिन मैं कह दूं कि सिर्फ वो जो है ना ऊपर से इन्वेलप्ड है, ऊपर एक सर्कल लगा दूं इसके आइकोसाहेड्रल के ऊपर, तो वो हेपेटाइटिस सी बन जाएगा। ठीक है जी। नो वायरस इसका ताल्लुक फीको ओरल रूट से फैलता है। हालांकि हेपेटाइटिस बी ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, फीको ओरल रूट से ना सिर्फ पहला हेपेटाइटिस ए ही है जो फैलता है। ठीक है जी। फीको ओरल जीआईटी में जाएगा, फिर लिवर है ना, लिवर डैमेज ब्लड से लिवर में चला जाएगा, लेकिन साइटोपैथिक नहीं है। इसी तरह हेपेटाइटिस सी भी साइटोपैथिक नहीं है, सेम इसी तरह, बस वो इन्वेलप्ड आ जाता है ऊपर, लेकिन उसकी ट्रांसमिशन डिफरेंट है। ठीक है जी। इस तरह के अगर ट्रांसअमाइनेज ज़्यादा, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना डार्क यूरिन, फीसिस, पेल, जाउंडिस, फीवर जो है, ट्रांसअमाइनेज ज़्यादा सिर्फ हेपेटाइटिस ए है। आईजीएम और आईजीजी 4 गुना ज़्यादा होगी आईजीजी। आगे हेपेटाइटिस बी वायरस, ये देखें ये किस तरह का है, ये बिल्कुल इन्वेलप्ड है, समझ आ गई, उसकी तरह का नहीं है जैसे। और इसके अंदर आप अगर नज़र आ रहा है तो ये पॉलीमरेज मैंने अलग से बी सा बनाया हुआ, और ये पार्शियल डबल स्ट्रैंडेड है। देखो आधा आधा डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड है, आधा डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। ये अच्छी बात है इसकी हेपेटाइटिस बी की। और इसके ऊपर एक एंटीजन होती है, हेपेटाइटिस बी एंटीजन। ठीक है जी। डीएनए पॉलीमरेज भी हमें नज़र आ जाता है वायरस के अंदर। आगे ये इन्वेलप के अंदर पर एंटीजन नज़र आ रही है, ये रेप्लिकेट करता है न्यूक्लियस के अंदर, हालांकि ए वाला और सी वाला साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इसके अंदर पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और ये सर्कुलर है। ठीक है जी। आगे इन्वेलप्ड नहीं है, सॉरी। ठीक है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है। अच्छा, हिपैटोसेलुलर लाइक जाउंडिस, ये जो है हेपेटाइटिस जिसमें जाउंडिस नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस इसलिए कि जो लीवर के सेल्स की डेथ हुई होती है वो उस वायरस की वजह से नहीं होती, बल्कि उस वायरस के अगेंस्ट जो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वही उन सेल्स को तबाह कर देगी जो सिर्फ वायरस से इन्फेक्टेड हुए हुए हैं। ठीक है जी। क्रोनिक एरियर स्टेट ज़्यादातर 90% न्यूनेटल इन्फेक्शंस के अंदर होती है, बाद में ये कैंसर बना देती है। अच्छा हाँ, जब ये जो है ना हिपैटोसेलुलर कार्सिनोम, इस तरह ये ना कैंसर भी बन जाता है। किस तरह से? जैसे हमारा ये वाला जो था हेपेटाइटिस बी वायरस, अगर ये हमारा एक और सेल यहाँ पे बना दो हिपैटोसाइट, उसके डीएनए के अंदर जाके लग जाए तो फिर ये कैंसर कॉज करवा देता है। कैसे? HBX प्रोटीन बना के, हीमोग्लोबिन सॉरी कह रही हूँ, हेपेटाइटिस बी प्रोटीन बना के। ये इसका स्ट्रक्चर आ गया ए वाले का, हेपेटाइटिस ए, और ये हेपेटाइटिस बी जिसके अंदर मैं बता रही हूँ कि ऊपर एक एंटीजन प्रेजेंट होती है, पार्शियल डबल स्ट्रैंडेड है। ये देखें आधा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आधा सिंगल स्ट्रैंडेड, और डीएनए पॉलीमरेज भी प्रेजेंट है। पहले के अंदर कोई नहीं था डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट। अच्छा, अब पता कैसे? जाउंडिस हुआ था और अगर उससे फीवर था, साथ में पेल फीसिस और डार्क यूरिन और ट्रांसअमाइनेज ज़्यादा, तो पहले वाला है हेपेटाइटिस। लेकिन इसमें ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक स्टेट होती है। रैश है, उसको जॉइंट पेन हो रही है साथ साथ उस, और जो है ना सीरम सिकनेस है उसके अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, जॉइंट पेन ज़्यादा हो जाती है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नज़र आ जाता है, तो फिर हेपेटाइटिस बी है। इसकी एंटीजेंस का मैं आपको बताती, ये अलग से क्वेश्चन आता है इन सब का। ये देखें जी, हेपेटाइटिस
अब अलहदा से क्वेश्चन आता है विंडो फेज़। व्हाट इज़ विंडो फेज़? विंडो फेज़ ऐसी पीरियड होती है जिसमें ये जो एंटीजन है ना, इसका एंड हो जाता है और हमारा एक एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट बन जाता है। ठीक है जी, एंटीजन ये वाला ख़त्म हो गया और नया एंटीबॉडी बन गया, ये वाला हेपेटाइटिस बी वाले का। ठीक है जी, इसको हम विंडो पीरियड कहते हैं। ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं कैसे। एक्यूट डिजीज़, जब डिजीज़ होती है ना तब एंटीजन आता है, बाकी जो है ना हमारे पास एंटीबॉडी नहीं अभी आया होता। ठीक है जी, और साथ में जो हेपेटाइटिस सी वाला जो होता है ये कोड के ऊपर होता है, बिल्कुल हेपेटाइटिस बी के अंदर वाले कोड के अंदर, उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रेजेंट हो जाती है। लेकिन अभी इस एंटीजन के अगेंस्ट जो बाहर वाली एंटीजन है, ये क्या एच बार बार निकल रहा है, ये हेपेटाइटिस बी की जो बाहर वाली हेपेटाइटिस बी एस वाली है, इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी अभी नहीं आई है, तो ये एक्यूट डिजीज़ है। विंडो फेज में क्या है, जब इनके आई थी कि जब इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है इस एंटीजन के अगेंस्ट, जैसे कि वो कोर एंटीबॉडी बन गई, एंड ऑफ द एंटीजन, जब एंटीजन ख़त्म हो जाता है एंटीबॉडी आ जाती है, वो विंडो फेस है। कंप्लीट रिकवरी तब है जब इस एंटीजन के अगेंस्ट भी हमारे पास एंटीबॉडी आ गई और जो कोर की एंटीजन थी उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडी आ गई है। ठीक है, बाहर वाली एस वाली और कोर जो अंदर वाली है वो सी वाली, इन दोनों के एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ दोनों आ गई हैं। क्रोनिक कैरियर स्टेट में क्या है कि बाहर वाले के अगेंस्ट हमारे पास नहीं आई एंटीबॉडी, लेकिन जो उसका है पॉजिटिव, ये जो बाहर एंटीजन भी है और कोर एंटीबॉडी बन गई है, तब क्रोनिक जो है ना वो कैरियर स्टेट है। ये आप लोग पढ़ लें, जो बाहर वाली एंटीजन सेल के ऊपर प्रेजेंट होती है हीमोग्लोबिन के हेपेटाइटिस बी वायरस के, वो एस वाली है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जो होगी वो एस वाली होगी, लेकिन कोर एंटीजन हो गया देखें, और जो कोर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी है वो हेपेटाइटिस बी सी वाली एंटीबॉडी है। ई वाली जो है ना ये इंडिकेटर है ट्रांसमिसिबिलिटी का। विंडो पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट है, बता दें हेपेटाइटिस सी वायरस बिल्कुल एक ही तरह का होता है कि बिल्कुल बस ये है कि उसके ऊपर इन्वेलप्ड लगा दो। ठीक है, एकोसाहेड्रल है, इन्वेलप्ड है, बाकी पोलीमरेज नहीं है, वहाँ भी नहीं था, खाली सिंगल स्ट्रैंडेड है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हालांकि फीको ओरल रूट से फैलता है वो हेपेटाइटिस ए वाला, बाकी ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेरी नेटल, मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरी लैपटॉप की मेमोरी फुल हो गई है, तेज़ी से पढ़ लेते हैं। ये साइटोपैथिक इफेक्ट इसका भी नहीं है, ए वाले का भी नहीं था, क्रोनिक कैरियर स्टेट ये कॉज करेगा। ठीक है जी, इसके अगेंस्ट भी ना ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की वजह से होगा। लिवर सिरोसिस होगी, हेपेटोसेलुलर कैंसर हो गया सी वाले में। डी वाले में क्वेश्चन आएगा एमसीक्यूज़ में हमेशा कि अगर डिफेक्टिव वायरस कौन सा है, हेपेटाइटिस डी वायरस, क्योंकि ये खुद रेप्लिकेट नहीं कर सकता, दूसरे की मदद से करता है। इसके ऊपर एक डेल्टा एंटीजन होती है डी के अंदर, ये दोनों एमसीक्यूज़ बनने ही बनने हैं, और ये इन्वेलप्ड है और कोई पोलीमरेज वगैरह नहीं है इसके पास। ठीक है जी, सर्कुलर है जो मैंने बता दिया, सिंगल स्ट्रैंडेड है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह से बता रही है। ये साइटोपैथिक है, ए और सी वाला साइटोपैथिक नहीं था। आईजीएम आईजी डेल्टा एंटीजन ज़्यादा होगी। ठीक है जी, हेपेटाइटिस ई वायरस जो है बिल्कुल उसी तरह का है, एक ही तरह का मैंने बताया था, बिल्कुल नेकेड है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है ए वाले में, इसमें बस ये है फिकोरल रूट से ये भी फैलता है, ए वाला भी इसी तरह फैलता है। आइकोसाहेड्रल ना कोई इन्वेलप है, ऊपर मल्टीप्लाई है, वो भी साइटोप्लाज्म में करता है, ये भी साइटोप्लाज्म में करता है। अब आप लोगों का रह गया कोरोना वायरस, बाकी डेंगू वायरस और रुबेला वायरस, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।